हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स में। तो आज हम सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर 1 है, उसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है। तो आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं वो अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीटली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है। तो ये ग्राफ को बहुत अच्छे से समझिएगा। जो भी चीज़ मैं समझाऊँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं टॉपिक क्या है। ठीक है। तो टॉपिक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है। माइल्ड स्टील मतलब अगर पूछा जाए, ठीक है, कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है, ठीक है, वो कौन से स्पेसिमेन के लिए हम लोग करते हैं, तो वो कैसे स्पेसिमेन के लिए? डक्टाइल स्पेसिमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो डक्टाइल क्या होता है ये हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। और ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये कौन से मटेरियल का है? ये माइल्ड स्टील का है। ठीक है। तो एक किसी भी मटेरियल का हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेसिफिकली कौन से मटेरियल का कर रहे हैं? माइल्ड स्टील का। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम चेकआउट करेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है, ये क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेस। ठीक है, दिस इंडिकेट स्ट्रेस। ठीक है। और हमारा जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, सॉरी, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा क्या इंडिकेट करता है? ये करता है हमारा स्ट्रेन। ठीक है। ओके। और दिस इज आवर ओरिजिन ओ। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ओरिजिन है, यहीं से हमारा सब कैलकुलेशन होगा। ठीक है। तो हमारा ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ग्राफ एकदम स्ट्रेट जा रहा है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। फिर यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिलता है, ए पॉइंट, देन बी पॉइंट, देन सी पॉइंट, देन डी। और इस तरह से ग्राफ यहाँ से होकर यहाँ पर पहुँचता है। ठीक है। और उसके बीच में और एक पॉइंट आता है ई, और लास्ट में हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है एफ। ठीक है। तो ये सब पॉइंट है क्या चीज़, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ठीक से। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए मेरा क्या है? ये पॉइंट ए है मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट। कौन सा लिमिट है ये? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो प्रोपोर्शनल लिमिट आपने कहीं पे सुना हुआ होगा। ये कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? ये हमने पढ़ा था अंडर हुक्स लॉ। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ये हुक्स लॉ के अंडर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोपोर्शनल लिमिट। और प्रोपोर्शनल लिमिट कौन सा लिमिट था? मैंने आपको बताया था, प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट होता है जहाँ पे क्या होता है? स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारा जो हुक्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है, वो कहाँ तक होता है? पॉइंट ए तक होता है। ठीक है। और हम लोगों का हुक्स लॉ क्या बोलता था? व्हेन द बॉडी इज लोडेड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट देन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ए जो है वो हमारा क्या इंडिकेट करता है? वो हमारा इंडिकेट करता है क्या? प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है। चलिए आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। तो आगे वाला जो पॉइंट है वो है हमारा क्या? पॉइंट नंबर बी। ठीक है। पॉइंट नंबर बी हमारा क्या इंडिकेट करता है? पॉइंट बी इज आवर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, बी जो है हमारा क्या है? इलास्टिक लिमिट है। ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, इलास्टिक लिमिट भी हम लोगों ने पढ़ा था। इलास्टिक लिमिट कौन सा लिमिट होता है? जिस लिमिट तक बॉडी की इलास्टिसिटी बॉडी में रहती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। मतलब क्या है? ये जो पॉइंट बी है, देखिए, इस पॉइंट बी से अगर मैं ये नीचे ये जो लाइन खींचूं एक्स एक्सिस पे, तो इसके अंदर जितना भी रीजन आएगा,
ठीक है, वो कौन सा रीजन कहलाएगा? वो कहलाएगा इलास्टिक रीजन। क्यों? क्योंकि इसी के अंडर में बॉडी क्या है? इलास्टिक है। अगर इलास्टिक से बाहर, इलास्टिक लिमिट से हम बाहर चले जाते हैं तो मतलब क्या है? उसकी लिमिट क्रॉस हो गई तो मतलब इलास्टिक किस चीज़ में बदल जाएगा? प्लास्टिक में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इलास्टिक लिमिट के छोड़ के बाकी जो रीजन है, ये जो रीजन है हमारा, ये जो रीजन है, ठीक है, ये पूरा जो रीजन है, ये हमारा कौन सा रीजन है? ये हमारा प्लास्टिक रीजन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट में कुछ क्या डिफरेंस है? इलास्टिक लिमिट में हमारा क्या होता है? इलास्टिक लिमिट में हमारा इलास्टिसिटी का जो लास्ट लिमिट होता है वो कौन से लिमिट में होता है? इलास्टिक लिमिट में होता है। और हुक्स लॉ जो वैलिड होता है वो कौन से पॉइंट तक होता है? हुक्स लॉ वैलिड होता है हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, चलिए आगे वाले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आगे वाला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? हमारा यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड पॉइंट, ये जो सी है मेरा, ये कौन सा पॉइंट है मेरा? ये है मेरा यील्ड पॉइंट। बट ये कैसा यील्ड पॉइंट है? अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ अपर। ठीक है, और डी जो पॉइंट है वो क्या है मेरा? वो भी यील्ड पॉइंट है। वो है मेरा लोअर यील्ड पॉइंट। क्योंकि ये सी पॉइंट ऊपर है इसलिए ये अपर यील्ड पॉइंट, और ये डी पॉइंट नीचे है इसलिए क्या है? लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, तो यील्ड पॉइंट होता क्या है? यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है? विदाउट द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेस जिस तरह से इंक्रीज हो रहा था, स्ट्रेन भी उसी प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन ठीक है, आफ्टर द पॉइंट सी, ठीक है, आफ्टर द पॉइंट सी क्या हो गया कि यहाँ पे स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है। देखिए स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है बट स्ट्रेन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, जिस पॉइंट से ये सब स्टार्ट होता है उसी पॉइंट को हम क्या पॉइंट बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और इसके रेस्पेक्ट में जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होता है उसको हम लोग कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड पॉइंट में जो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस होता है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पे विदाउट द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, जहाँ पे स्ट्रेस बढ़ाने के बिना ही हमारा स्ट्रेन इंक्रीज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट ई में चलते हैं। तो पॉइंट ई जो है हमारा यहाँ पे, पॉइंट ई इज नोन एज योर अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, पॉइंट ई हमारा क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। तो एज द नेम सजेस्ट, अल्टीमेट मीट मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो एक बॉडी स्ट्रेस कितना बियर कर सकती है उसी स्ट्रेस को हम कौन सा स्ट्रेस बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट ग्राफ का पॉइंट है, ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से जाके हाईएस्ट किस पॉइंट पे पहुंचा? इसी पॉइंट पे पहुंचा। ठीक है, तो इसलिए इसको हाईएस्ट स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस बियर कर सकता है मटेरियल, वो कौन सा स्ट्रेस होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी, जैसे कि सोच लीजिए हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है। एक आदमी अगर 20 केजी चावल का बस्ता उठा सकता है तो कोई आदमी, दूसरा जो आदमी होगा वो 20 केजी नहीं, वो शायद 15 केजी उठाए, कोई 17 केजी उठाए, कोई 25 केजी उठाए। तो हर किसी की अल्टीमेट कैपेसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसी तरह से जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ये माइल्ड स्टील है, ठीक है, तो माइल्ड स्टील की अल्टीमेट कैपेसिटी कुछ और होगी, आयरन की कुछ और होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम की कुछ और होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की जो अल्टीमेट कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे मटेरियल का जो स्ट्रेस कर्व देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो हाईएस्ट कर्व आता है उसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट कैपेसिटी के बाद तो बॉडी और ले नहीं पाता है, इसलिए लास्ट में जाके एफ पॉइंट पे वो क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रैक्चर हो जाता है। और फ्रैक्चर होने के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रेस जनरेट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्यों? क्योंकि इसी स्ट्रेस पे हमारा बॉडी क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले याद रखिएगा और एक चीज कि हमारा यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन, और ये हमारा क्या होता है? प्लास्टिक रीजन। ठीक है, और यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ये सब क्या है ये हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस और मॉड्यूलस ऑफ टफनेस
क्या है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ होता है, ये कौन से मशीन में परफॉर्म किया जाता है। ये हमारा परफॉर्म किया जाता है कौन सा, UTM। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, और ये किस तरह का टेस्ट होता है, याद रखिएगा, ये किस तरह का, टेंसाइल टेस्ट होता है ये। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट होता है। टेंसाइल टेस्ट इन द सेंस, एक मटेरियल को क्या किया जाता है, दोनों ओर से पकड़ लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो मटेरियल है ये क्या है, माइल्ड स्टील है। उसके बाद क्या किया जाता है, इधर से और इधर से इसको क्या किया जाता है, मशीन के हेल्प से क्या किया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे लंबा होता है, लंबा होता है, लंबा होता है, और एक समय में जाके क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा, खींचते समय क्या होता है मशीन में, ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, खींचते समय देखिए पहले बॉडी का शेप ऐसा होता है। सोच लीजिए ओरिजिनल बॉडी है। ठीक है, ये ओरिजिनल बॉडी है। खींचते खींचते ये थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, खींचते खींचते लंबा होता है। लंबा होते होते थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, बीच में इसकी ऐसे फॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, ऐसे फॉर्मेशन आ जाती है। तो बीच में ये जो फॉर्मेशन आता है मटेरियल का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नेकिंग। क्या बोलते हैं इसको, नेकिंग। और उस समय जो स्पेसिमेन का शेप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग बोन स्पेसिमेन। डॉग बोन स्पेसिमेन। डॉग बोन क्यों बोलते हैं, देखिए, ये जो स्पेसिमेन है ये किस तरह के दिख रहा है, ये दिख रहा है एक हड्डी की तरह। ठीक है, एक बोन की तरह दिख रहा है। हमारा जो बोन का शेप होता है वो कैसा होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, हमारा बोन का शेप ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग बोन स्पेसिमेन बोलते हैं। ठीक है, कुत्तों को हड्डी बहुत पसंद होता है, इसलिए क्या होता है, उसको हम लोग डॉग बोन स्पेसिमेन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको मैं आशा करता हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट अगर छूट गए हैं तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैंने जो भी पॉइंट बोले हैं वो आगे आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पॉइंट बोले हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तो पॉइंट ओ इंडिकेट्स द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, चलिए, मैंने इसका कंबाइंड एक फिगर मैंने देख रखा है, वो देख लीजिए आप, ये रहा मेरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ मैंने आपको बताया था, ये जो पॉइंट ओ है हमारा, ये क्या है हमारा, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, पॉइंट ए जो है मैंने जो बताया था आपको, पॉइंट ए जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है। तो इट इज द लिमिट अप टू विच द हुक्स लॉ इज वैलिड, दैट इज स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन द बॉडी। ठीक है, तो हमको पता है इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट के नीचे जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे उसमें इलास्टिसिटी रहेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हमारा हुक्स लॉ के अंदर क्या होता है, बॉडी का इलास्टिसिटी भी रहता है। ठीक है, पॉइंट बी में क्या होता है, पॉइंट बी मैंने बताया था आपको कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट इलास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, इट इज द लास्ट लिमिट ऑफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, एट दिस पॉइंट हुक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। बट याद रखिएगा, इलास्टिक लिमिट में हमारा क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट सी जो होता है वो क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर द स्ट्रेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज विदाउट द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस। तो मैंने बताया था कि सी में क्या होता है हमारा, विदाउट द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस क्या होता है हमारा, स्ट्रेन होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यील्ड स्ट्रेस नाम देते हैं। ठीक है, कौन सा नाम देते हैं, यील्ड स्ट्रेस नाम देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डी हमारा लोअर पॉइंट होता है जहां पे हमारा यील्ड स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ठीक है, पॉइंट ई जो है, इट इज द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विथस्टैंड। ठीक है, तो मैंने बताया था अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी और द मटेरियल विच कैन बियर द लोड। ठीक है, जितना हाईएस्ट कैपेसिटी स्ट्रेस लेने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और पॉइंट एफ को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आपका कुछ डाउट होता है, ठीक है, तो वो हम कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में अगले सेशन में हो सके तो डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म छूट गए हैं, जैसे कि डक्टाइल क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डक्टाइल, फिर मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, देन मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ये सब क्या चीज़ें होती है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे वाले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय द इलास्टिक
लिमिट येलो कलर इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ये जो येलो रीजन है इसको हम लोग कौन सा रीजन बोलता है, इसको हम लोग बोलता है इलास्टिक रीजन। ठीक है, उसके बाद द रीजन बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट जोन इज कॉल्ड द प्लास्टिक जोन। ठीक है, तो मतलब इसको छोड़ के बाकी जो रीजन बच गया ये, इसको हम लोग कौन सा रीजन बोलते हैं, इसको हम लोग प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या देखते हैं, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज फॉर माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, ईच मटेरियल हैज इट्स ओन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, ये जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था, ये हमारे कौन से स्पेसिमेन के लिए था, ये हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन से स्पेसिमेन के लिए, ये माइल्ड स्टील स्पेसिमेन के लिए है। ठीक है, और हर मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। ठीक है, चलिए तो दिस टाइप ऑफ कर्व इज यूजुअली परफॉर्म्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो याद रखिएगा डक्टाइल मटेरियल। चलो डक्टाइल मटेरियल मैं बता देता हूँ कौन सा मटेरियल होता है। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। डक्टाइल मतलब होता है द मटेरियल विच कैन बी फॉर्म्ड इनटू द शेप ऑफ वायर। ठीक है, तो मतलब जिस भी मटेरियल को हम लोग खींच के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेंशन, ठीक है, हम लोग क्या वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस मटेरियल को हम लोग कैसा मटेरियल बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं, ठीक है, जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसमें क्या होते हैं, यील्ड पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसमें क्या होते हैं, यील्ड पॉइंट होते हैं, और जो मटेरियल डक्टाइल नहीं होता है उसमें यील्ड पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो याद रखिएगा डक्टाइल का उल्टा क्या हो जाता है, डक्टाइल है तो दूसरा उसका उल्टा क्या होगा, उसका हो जाता है ब्रिटल। ठीक है, तो ये ब्रिटल डक्टाइल और भी हम लोग डिटेल में हम लोग आगे वाले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, आगे जो सेशन है। ठीक है, आगे जो सेशन या फिर अगर आज हो सके तो आज ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो डक्टाइल, ब्रिटल, फिर इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी, ये सब जितने भी प्रॉपर्टीज है हमारे मटेरियल के, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि हम लोग आगे जाकर डिटेल में ऑलरेडी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इफ वी कैलकुलेट द एरिया विद इन द इलास्टिक लिमिट वी विल गेट द मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अगर इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस मिलता है, और इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या चीज़ है, ये हम लोग आगे जाके ऐसे ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आगे जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, यील्ड पॉइंट ओनली, ये जो 7 नंबर पॉइंट है, यील्ड पॉइंट ओनली एग्जिस्ट इन डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, विच मींस देयर इज नो यील्ड पॉइंट फॉर द ब्रिटल मटेरियल। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, डक्टाइल का उल्टा क्या होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, डक्टाइल का उल्टा क्या होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, तो डक्टाइल में ही क्या होता है, सिर्फ यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल में कोई भी यील्ड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और 8 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन द मशीन कॉल्ड द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अगर आपको पूछा जाए कि ये जो टेस्ट होता है कौन से मशीन में परफॉर्म किया जाता है, तो ये कौन सा मशीन में परफॉर्म किया जाता है, ये हमारे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इस कर्व को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, दिस कर्व इज आल्सो कॉल्ड एज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील। ठीक है, तो बहुत हम इसको इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अगर पूछा जाए कि हमारा इलास्टिक लिमिट के अंदर कौन सा एरिया जो होता है उसको कैलकुलेट करने से हमारा क्या मिलता है, तो आपको बोलना पड़ेगा क्या, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक है, और अगर बोल रहा है प्लास्टिक जोन में अगर हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है जो कि हमारे एमसीक्यू को बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से ये सब नोट्स को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या है। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, तो हमारा मैंने बताया था आपको ब्रिटल मटेरियल में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रिटल में हमारा यील्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, उसके बाद जाके हल्का जाके यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल वैसे मटेरियल होते हैं जो कि क्या होते हैं, इम्पैक्ट लोड को नहीं ले पाते। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब सडन लोड। ठीक है, इम्पैक्ट लोड को बियर नहीं कर पाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिक। ठीक है, ब्रिक, ग्लास, ये सब जो मटेरियल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर इम्पैक्ट लोड नहीं ले पाता। ठीक है, आपको पता है ईंट जो होता है, ईंट को अगर आप रोड में फेंकते हैं तो उसको दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, ग्लास में अगर हम लोग एक हथौड़ा मारेंगे, ठीक है, एक हैमर अगर ब्लो मारेंगे तो वो क्या हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो इम्पैक्ट लोड नहीं ले पाते हैं उस मटेरियल को हम कैसा मटेरियल बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि ब्रिटल मटेरियल में क्या एग्जिस्ट नहीं करता, यील्ड पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी सब के सब क्या होते हैं, बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है किसमें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए डक्टाइल मटेरियल एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, एक घर खड़ा किया। ठीक है, घर में हम लोगों ने 4 पिलर लगाए, 4 पिलर लगाए। ठीक है, और ईच पिलर की कैपेसिटी है कितना, 250 न्यूटन लेने की कैपेसिटी है हर पिलर की। ठीक है, तो मतलब क्या, मैं इसके ऊपर जो रूफ दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर जो मैं रूफ बनाऊंगा, वो मैं टोटल कितना का दे सकता हूं, 1000 का मैं क्या दे सकता हूं, रूफ दे सकता हूं। तभी जाके ये चारों के चारों पिलर क्या कर सकते हैं, 1000 का रूफ क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने जो रूफ है 1000 का नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो रूफ है वो क्या किया, 1000 का नहीं दिया। वहाँ पे मैंने सोच लीजिए, मैंने रूफ जो है सोच लीजिए मैंने 500 न्यूटन का दिया। ठीक है, 500 न्यूटन का मैंने क्या कर दिया, रूफ दे दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोड लेने की कैपेसिटी कितनी थी, 1000। ठीक है, मैक्सिमम लोड लेने की कैपेसिटी थी कितनी, 1000। और यहाँ पे वर्किंग मतलब कितना मैं काम में लगा रहा हूँ, ठीक है, कितना, 500। तो मतलब मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कि यहां पे मेरा क्या है, 2 गुना ज्यादा सेफ्टी मैंने यहां पे मेंटेन किया है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस मैंने कितना दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना उस पर वर्क करवाया। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डक्टाइल मटेरियल, हम लोग का जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें हाईएस्ट जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग क्या पकड़ते हैं, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, और काम हम लोग कराते हैं वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो मतलब याद रखिएगा, हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ा था, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा क्या होता था, यील्ड पॉइंट होता था। ठीक है, तो हम लोग यील्ड पॉइंट से नीचे ही में क्या करवाते हैं, वर्किंग कराते हैं। ठीक है, हम लोग कभी भी अल्टीमेट तक नहीं जाते। ठीक है, अल्टीमेट तक हम लोग कभी भी बॉडी को लेके नहीं जाते। ठीक है, कोई भी अगर डक्टाइल मटेरियल है तो उसको हम लोग अल्टीमेट पे लेके ही नहीं जाते। इससे क्या होता है, अगर हम लोग यील्ड पॉइंट को ही मैक्सिमम पकड़ के रखे तो हमारा क्या होता है, वो बहुत अच्छे से मशीन जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी है। ठीक है, जैसे कि देखिए, हमारा जो गाड़ी होता है, गाड़ी का जो आपने स्पीडोमीटर देखा होगा उसमें हमारा 240 किलोमीटर का स्पीड दिया हुआ रहता है। लेकिन कभी भी हम लोग क्या 240 की स्पीड में चलाते हैं, हम लोग किस में चलाते हैं, हम लोग 40 60 या फिर 70 में चलाते हैं। ठीक है, तो 40 60 70 में क्यों चलाते हैं, एक तो हो गया सेफ्टी, और एक क्या होता है, मशीन अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, कांपता नहीं। अब जैसे जैसे आप हाई स्पीड उठाते हैं तो आपकी गाड़ी क्या करती है, कांपना स्टार्ट कर देती है। कांपना क्यों स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आप अल्टीमेट के पास पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो उससे मशीन फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेट से नीचे ही क्या करते हैं, बॉडी को रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, और ब्रिटल मटेरियल के लिए तो कोई यील्ड पॉइंट होता नहीं है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम क्या वर्क हम लोग अल्टीमेट को ही पकड़ते हैं। ठीक है, और वर्किंग तो अल्टीमेट के नीचे ही होता है। ठीक है, अच्छा, तो वर्किंग स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिख दिया है। ठीक है, व्हेन डिजाइनिंग मशीन पार्ट इट इज नेसेसरी टू कीप द स्ट्रेस बिलो द अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो जब भी हम मशीन पार्ट्स को डिजाइन करते हैं, ठीक है, जब भी हम मशीन पार्ट्स को डिजाइन करते हैं, हम लोग का ये तो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, हम लोग का कंडीशन ये होता है कि हम लोग क्या करें, जितने भी स्ट्रेस है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस से नीचे ही रखें, क्योंकि हमको पता है अल्टीमेट के आगे अगर जाएंगे तो हमारा क्या आता है, फ्रैक्चर पॉइंट आता है, मतलब मशीन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा टेंडेंसी क्या रहता है, हम लोग टेंडेंसी रहता है कि हम लोग अल्टीमेट के नीचे ही बॉडी को क्या करें, ऑपरेट करा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, व्हेन डिजाइनिंग मशीन पार्ट्स इट इज नेसेसरी टू कीप द स्ट्रेस बिलो द अल्टीमेट स्ट्रेस सो दैट द मशीन वर्क्स एफिशिएंटली। ठीक है, thus the stress up to which the machine parts work efficiently और comfortably is called as the working stress। ठीक है, तो इसके नीचे जितने भी हमारे स्ट्रेस होते हैं जिसपे हम लोग मशीन को काम करवाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस, अलाउबल स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस। तो ये चारों के चारों एक ही नाम है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस, सेफ स्ट्रेस। सेफ स्ट्रेस क्यों, अगर हम अल्टीमेट के नीचे रहेंगे तो क्या रहेंगे, सेफ रहेगा मशीन। ठीक है, अलाउबल स्ट्रेस मतलब हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना हम लोग को चाहिए। ठीक है, परमिसिबल, अलाउ का हमारा दूसरा नाम क्या होता है, परमिसिबल। ठीक है, तो हम लोग ने अलाउ किया, परमिट किया, इसलिए इसको हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो वर्किंग स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस होता है जो कि अल्टीमेट से नीचे होता है, जिसमें मशीन क्या होता है, बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करता है। ठीक है,
चलिए, तो आगे वाले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा क्या, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी का, ठीक है, किसी भी बॉडी को हम लोग अगर खींचते हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, इसको मैं अगर खींचूं आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, ठीक है, फोर्स से खींचूं तो ये क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, लंबा हो जाएगा। और इस पी फोर्स को अगर मैं हटा लूं, ठीक है, जो पी फोर्स मैंने दिया था इसको मैं हटा लूं और ये अपने ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन में वापस लौट जाए, ठीक है, अपने ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन में वापस लौट जाए, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो अगर मैंने किसी बॉडी को खींचा और वो फोर्स छोड़ने के बाद वो अपनी जगह में वापस आ गया, ठीक है, तो उसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी, और प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, सेकंड हमारा जो है वो क्या है, प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी उल्टा है, इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी का उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को अगर हम लोग खींचते हैं और आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी डू नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, अपने पोजीशन और शेप में वापस नहीं जाता है, तो उस बॉडी को हम लोग कौन सा बॉडी बोलते हैं, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। और जब प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, इफ द बॉडी डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स देन द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी एंड द मटेरियल इज कॉल्ड प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, द मटेरियल विच कैन बी विड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसको हम लोग खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और डक्टिलिटी मटेरियल कैन अंडरगो अ कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन विदाउट एनी रप्चर। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या बियर कर सकते हैं। डक्टाइल मटेरियल की कौन सी स्ट्रेंथ सबसे हाई होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, याद रखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, इसीलिए तो क्या होता है, इनको हम लोग जितना ज्यादा खींचे उतने लंबा होते जाते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है, गोल्ड, और सबसे कम डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है, लेड। ठीक है, याद रखिएगा, गोल्ड हम लोग इसलिए देखा होगा, हम लोग जो गोल्ड चेन बनाते हैं कितने पतले पतले गोल्ड चेन होते हैं वो हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, लोग बहुत पतले पतले गोल्ड चेन बनाते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी होती है, गोल्ड की होती है। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग जो पॉइंट है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मेलिबिलिटी। ठीक है, तो मटेरियल विच कैन बी विड्रॉन, जिस तरह से हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, बॉडी को हम लोग वायर में कन्वर्ट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, हम लोग बॉडी को शीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, शीट में तो हमारा मेलेबल मटेरियल कौन सा मटेरियल होता है, जिस मटेरियल को हम लोग किस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से टेक्सटाइल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग वायर में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हमारा जो मेलिएबल होगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर पाएंगे, शीट में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल की कौन सी स्ट्रेंथ हाई होती है, टेंसाइल, और कॉम्प्रेसिव मटेरियल की हमारा जो मेलिएबल मटेरियल होती है उसकी कौन सी स्ट्रेंथ हाई होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है। ठीक है, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, हमारा ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है कि ब्रिटलनेस कौन सा मटेरियल होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एट विच द मटेरियल ब्रेक्स और रप्चर ड्यू टू सडन और इम्पैक्ट फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, तो ब्रिटल मैंने बता दिया था कि जो कि मटेरियल क्या होता है जिसपे हम लोग कोई भी इम्पैक्ट लोड अगर मारते हैं तो क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, ब्रिक, कास्ट आयरन, ठीक है, ग्लास, ये जितने भी मटेरियल होते हैं कैसे मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो और एक चीज याद रखिएगा, ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो अगर वो इतने ही, आपने सोचा होगा कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है अगर वो टूट जाता है उसको हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्रिटल मटेरियल को हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बहुत हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इसलिए क्या होते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, हमारे जो ईंट होते हैं, उसको हम लोग घर बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, भले ही वो ब्रिटल होते हैं लेकिन घर बनाने के लिए हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई होती है, ज्यादा से ज्यादा लोड वो क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। इसलिए आपने टेबल जो देखे होंगे, टेबल जो बने होते हैं वो ग्लास के बने होते हैं, क्यों बने होते हैं, ठीक है, जो भी टेबल बनते हैं हमारे वो ग्लास से क्यों बनते हैं, वो हमारे ड्यू टू उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। ठीक है, तो आप अगर ग्लास में कोई सडन इम्पैक्ट लोड मारेंगे तब टूट जाएगा, लेकिन आप इसमें अब ढेरों सारे बुक्स रख दो, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े मटेरियल्स रख दो तो वो उसको बियर कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है।
ठीक है, चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्या, टफनेस। ठीक है, तो टफनेस क्या होता है, मटेरियल विच कैन विथस्टैंड हाई इंपैक्ट लोड और सडन लोड और शॉक लोड और हैमर लोड। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ब्रिटल मटेरियल ऐसा मटेरियल था जो कि शॉक लोड बेयर नहीं कर सकता था। ठीक है, लेकिन टफनेस हम लोग बोल सकते हैं हमारा क्या है, ये ब्रिटलनेस का ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन ब्रिटलनेस का जो खामियां था, जो भी हमारे डीमेरिट थे, उसको पूरा करता है। ठीक है, ब्रिटल हमारा क्या होता है, टफनेस जो होता है, टफनेस ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्या कर सकता है, इंपैक्ट लोड को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। ठीक है, सडन कोई भी लोड होता है उसको वो क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। तो ऐसा मटेरियल जो कि क्या होता है, इंपैक्ट लोड को बियर कर सके, उसी को हम क्या कर सकते हैं, टफनेस बोलते हैं। ठीक है, तो इंपैक्ट लोड, शॉक लोड, ठीक है, हैमर ब्लो, ये सब अगर वो ले सकता है तो उसको हम लोग क्या मटेरियल बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। ठीक है, टफ मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे रबर, माइल्ड स्टील, ये सब हमारे क्या होते हैं, टफ मटेरियल होता है। ठीक है, द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म टू नो द टफनेस टेस्ट। ठीक है, तो टफनेस टेस्ट से रिलेटेड ये 3 टेस्ट है, ये बहुत याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टफनेस टेस्ट से रिलेटेड। अगर पूछा जाए आयोजेट टेस्ट, चारपी टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है, ये कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने के लिए की जाती है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी निकालने के लिए की जाती है, ये हमारे टफनेस फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, तो हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, टफनेस और हार्डनेस में डिफरेंस क्या होता है, याद रखिएगा। टफनेस में हमारा इंपैक्ट लोड लेने की क्षमता होती है, जबकि हार्डनेस में क्या होता है, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्ट पेनिट्रेशन होती है। ठीक है, तो अगर सोच लीजिए कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल को वियर कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं चॉक एंड बोर्ड। ठीक है, चॉक एंड बोर्ड। ठीक है, तो चॉक एंड बोर्ड में हार्ड कौन सा होता है, ठीक है, हमको पता है ब्लैक बोर्ड हार्ड होता है, चॉक क्या होता है, चॉक का वियर होता है। ठीक है, चॉक घिस जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हार्ड कौन है, ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो मतलब जिस मटेरियल की वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज्यादा होती है वो हार्ड ज्यादा होता है। स्क्रैच रेजिस्टेंस, आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते। ठीक है, और रेजिस्ट पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इन द सेंस जैसे कि एक बुलेट, ठीक है, एक कंक्रीट के वॉल को अगर पार नहीं जा पाती है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यार ये जो वॉल है ये बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए क्या ये बुलेट है जो वॉल को पार करके नहीं जा सकी। ठीक है, तो अगर वो पार करके चली जाती है तो मतलब क्या है, यहाँ पे बुलेट इस वाले बॉडी से क्या थी, ज्यादा हार्ड थी, इसलिए उसको पेनिट्रेट करके चल गई। पेनिट्रेट करके चले जाना मतलब क्या होता है, उस पर छेद करके चले जाना आगे। ठीक है, किसी भी बॉडी का छेद करके आगे निकल जाने को पेनिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ड मटेरियल किसी मटेरियल, कौन से मटेरियल को बोलेंगे हम लोग, हार्ड मटेरियल उस मटेरियल को बोलेंगे जिसमें हम लोग का क्या होता है, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्ट पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, सेरामिक, कंक्रीट, मेटल, ये सब क्या होता है, हमारे हार्डनेस, हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये हार्डनेस टेस्ट मेजर करने के लिए जो जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पॉपुलर जो है वो क्या, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलर, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलरली कौन सा यूज किया जाता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, देन उसके बाद रॉकवेल, देन उसके बाद डायमंड पिरामिड टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट के नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये सब टेस्ट जो होते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, फेटिक टेस्ट। ठीक है, फेटिक टेस्ट नहीं, सॉरी, फेटिक जो है वो क्या है, देखते हैं। ठीक है, तो इट इज द एप्लीकेबल ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस और कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक वायर होता है, ठीक है, एक वायर, ठीक है, इस वायर को अगर हम लोग ऐसे खींचेंगे, ठीक है, तो ये इतना इजीली नहीं टूटेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पे क्या करूं, इसी वायर पे मैं क्या करूं, इसको एक बार ऐसे मोड़ू और एक बार ऐसे मोड़ू, ठीक है, मतलब ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मैं इसको क्या करता रहा हूं, ऐसे मोड़ू और एक बार ऐसे मोड़ू। ठीक है, तो इस तरह से मोड़ने से क्या होगा, इसके बीच में क्या हो जाता है, फेटिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, फेटिक जनरेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये वायर टूट जाता है। ठीक है, इसको मैं अप डाउन करके अगर तोड़ू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें फेटिक जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, बॉडी फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस और द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फॉर अ रिपीटेड इंटरवल ऑफ टाइम ड्यू टू विच द बॉडी फेल्स बिलो द वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है,
तो हमारा क्या होता है, इसमें बॉडी जो होता है वर्किंग स्ट्रेस के नीचे ही फेल कर जाता है। ठीक है, तो फेटिक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ठीक है, फेटिक में क्या होता है, हम लोगों ने पहले देखा था कि हम बॉडी को क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस के नीचे रखते हैं, उसके नीचे जो वो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन जब फेटिक आता है तो वो क्या करता है, वो वर्किंग से पहले ही बॉडी को क्या कर देता है, फेल कर देता है। ठीक है, तो फेटिक बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा फेटिक का जो हाईएस्ट साइकिल नंबर है वो कितना है, 10⁶ है। मतलब किसी भी बॉडी को अगर फेटिक हाईएस्ट जो बॉडी ले सकता है वो 10⁶ ले सकता है। 10⁶ से ऊपर कोई भी बॉडी क्या नहीं ले सकता, फेटिक स्ट्रेस को नहीं ले सकता। ठीक है, और फेटिक स्ट्रेस को लेने की जो लिमिट होती है उसको किस में मेजर किया जाता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, एंडुरेंस लिमिट में। ठीक है, द लिमिट अप टू विच द बॉडी कैन विस्टैंड द फेटिक स्ट्रेस इज कॉल्ड द एंडुरेंस लिमिट। ठीक है, चलिए तो आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रीप। ठीक है, तो क्रीप और फेटिक थोड़ा बहुत सिमिलर है लेकिन थोड़ा इसमें कुछ डिफरेंस है, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, व्हेन अ कांस्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, ठीक है, देन ड्यू टू हाई टेम्परेचर देयर इज स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी एंड दिस इज नोन एज क्रीप। ठीक है, तो अगर कभी भी किसी बॉडी पे कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, इस पे अगर कांस्टेंट कोई भी स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस पड़ने के बावजूद उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, और वहां पे क्या टेम्परेचर भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रीप बोलेंगे। ठीक है, तो ये टिटली में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्रीप इज द फंक्शन ऑफ व्हाट। ठीक है, क्रीप किस चीज का फंक्शन है, तो याद रखिएगा क्रीप किस चीज का फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, तो टेम्परेचर जहां पे होगा वहां पे क्या होता है, क्रीप आता है। ठीक है, और टेम्परेचर के कारण क्या होता है, बॉडी में स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, तो स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये जनरली किस में फाइंड आउट किया जाता है, ये हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, इंजन सिलेंडर्स के अंदर, पिस्टन्स के अंदर। ठीक है, वो सब जगह पे हमारे ये देखने को मिलता है। ठीक है, क्रीप जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, हमारा कॉम्पोजिट बार। ठीक है, तो कॉम्पोजिट बार क्या है वो हम लोग देखते हैं। द बार मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन मटेरियल जॉइंट टुगेदर टू एक्ट एज अ सिंगल यूनिट इज नोन एज कॉम्पोजिट बार। ठीक है, तो मान लीजिए एक ऐसा है, मान लीजिए ये आयरन का बना है, ये एल्यूमिनियम का बना है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, वेल्डिंग करके जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वेल्डिंग करके जोड़ के इसको एक सिंगल यूनिट बना दिया, सिंगल यूनिट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या, दो मटेरियल यूज किया, एक आयरन और एक क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब मोर देन वन, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा मटेरियल को जोड़ के अगर एक सिंगल यूनिट बना दे तो उसी बार को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो जोड़ा है, आप तीन भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉपर भी लगा सकते हैं, ठीक, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब मोर देन वन अगर हम लोग यहाँ पे मटेरियल को जोड़ के अगर हम लोग एक सिंगल यूनिट बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपोजिट बार बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो कि कंपोजिट बार में आपको समझनी जरूरी है। तो कंपोजिट बार क्या है जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए बार बीइंग इक्वल, द स्ट्रेन दैट इज डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज आल्सो इक्वल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमारे अगर दो बार आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने आयरन और एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो अगर मैं इसको पी फोर्स से खींचूं, ठीक है, तो ये जितना लंबा होगा ये भी क्या, उतना ही लंबा होगा। ठीक है, तो मतलब डेल एल ऑफ एफ ई शुड बी इक्वल टू व्हाट, डेल एल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, इसलिए डेल एल ऑफ एफ ई को मैं क्या लिख सकता हूं, पी एल बाई ए ई शुड बी इक्वल टू पी एल बाई ए ई ऑफ व्हाट, ये आयरन का, ये एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, P1L A1E1 P2L A2E2। ठीक है, तो यहाँ पे L जो होता है, देखिए दोनों का लेंथ तो सेम ही है, इसलिए यहाँ पे L1 L2 हम लोगों ने नहीं लिखा। ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, दोनों अलग अलग मटेरियल के हैं, इसलिए उनका यंग्स मॉड्यूलस भी अलग अलग होगा। ठीक है, और एक चीज बात बोल रखा है कि द टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन द बार बीइंग इज इक्वल टू द सम ऑफ लोड कैरिंग बाय द डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ जो P है, ठीक है, ये जो बार था, ये जो P है, P लोड से हम लोग इसको खींच रहे थे, तो हमको पता है यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल थे, ये दोनों मटेरियल में ये P क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये P1 फोर्स है, ये P2 फोर्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो P होता है ये किसके बराबर होता है, P1 प्लस
P2 कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मटेरियल में क्या हो जाता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली नहीं होता, ठीक है, थोड़ा कम ज्यादा करके ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी कंपोजिट मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन जो होता है वो सेम होता है दोनों मटेरियल में, और जो लोड होता है वो क्या होता है, दोनों इक्वल अमाउंट या फिर अलग अलग अमाउंट में क्या हो सकते हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है। तो मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, इसका नाम है, इट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। तो दो डिफरेंट मटेरियल के रेशियो, यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं, ठीक है। या फिर बहुत समय ई स्टील टू ई कॉन्क्रीट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं, मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, पॉइसन्स रेशियो। तो जैसे कि इसका नाम ही रेशियो है, ठीक है, तो या ये दो चीजों का रेशियो है, ये कौन से दो चीजों का रेशियो है, तो याद रखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। मैंने बताया था कौन सा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इन द, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, डायमेट्रिक स्ट्रेन हमारा कौन सा होता है, लैटरल, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर, ठीक है। तो लेनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन, ये मैंने पिछले स्लाइड में, मतलब पिछले वाले सेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है, वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा, और मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉइसन्स रेशियो किस किस का रेशियो होता है, ये रेशियो होता है किसका, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। और पॉइसन्स रेशियो को हम लोग जिस सिंबल से इंडिकेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, म्यू, या फिर क्या बोलते हैं, 1/m, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइसन्स रेशियोज के वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है, ये भी आपने याद करना है, ठीक है। और याद रखिएगा पॉइसन्स रेशियो जो म्यू का जो वैल्यू होता है वो कभी भी क्या नहीं होता, हमारा ऑलवेज क्या होगा, लेस देन या फिर इक्वल टू क्या होगा, 0.5 होता है, ठीक है, कभी भी 0.5 से ये पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार हमारे जिलेट और टिटली में आ चुका है, ठीक है। तो पॉइसन्स रेशियो का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 0.5 होता है, ठीक है। और ये कब तक वैलिड होता है, ये इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड होता है, ये भी क्वेश्चन में आ चुका है कि पॉइसन्स रेशियो इज वैलिड अप टू व्हाट लिमिट, ठीक है, तो इट इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है, ओके। और जेहेतु हमारा क्या है, जो म्यू है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डायमेट्रिक स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बराबर होता है, ठीक है। और बोल रहा है कि इफ लैटरल स्ट्रेन इज जीरो, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन इज जीरो एंड द मटेरियल इज सेड टू बी रिजिड, ठीक है। तो बोल रहा है लैटरल स्ट्रेन अगर जीरो हो जाए, मतलब अगर ये पॉइंट जीरो हो जाए तो म्यू क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू जीरो हो गया, ठीक है, तो मतलब क्या है, उसमें क्या नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब उसमें कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं है, इसलिए उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम लोग, रिजिड बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर लेटरल स्ट्रेन जीरो हो जाए तो बॉडी क्या हो जाता है, एकदम रिजिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी टिटली में आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक, जिस तरह से मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या था हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था हमारा क्या, डेल एल बाय एल। उसी तरह से मैंने बताया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा, डेल वी बाय वी, ठीक है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, डेल वी बाय वी, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स, तो किसी भी बॉडी, ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में अगर हम लोग पी फोर्स से इसको खींचेंगे, ठीक है, तो उसमें कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, सिग्मा भी कितना आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू 1 - 2 म्यू, ठीक है। तो ये सिग्मा एल मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब डेल एल बाय एल, ठीक है। सिग्मा एल हमारा क्या था, डेल एल बाय एल, ठीक है। तो यहाँ पे डेल एल बाय एल भी बिठा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सिंपली सिग्मा एल लिख दिया, ठीक है। तो 1 - 2 म्यू, और म्यू हमारा यहाँ पे क्या था, म्यू हमारा है पॉइसन्स रेशियो, ठीक है, म्यू हमारा क्या है, पॉइसन्स रेशियो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद कर लेना है, या डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा क्या, बल्क मॉड्यूलस। तो हम लोगों ने पहला जो मॉड्यूलस पढ़ा था वो था हमारा कौन सा,
यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस हमारा क्या था, फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट था। ठीक है, मैंने बताया था आपको 3 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, 3 इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने देखा था क्या था, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, सेकंड हम लोग यहां पे अभी क्या देखेंगे, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस क्या बोलता है, अगर किसी बॉडी पे, ठीक है, किसी बॉडी पे इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़े, ठीक है, देन द रेशो, ठीक है, देन द रेशो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। और बल्क मॉड्यूलस रिप्रेजेंटेड बाय के। ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दे इन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक स्ट्रेस यहाँ पे, एक स्ट्रेस यहाँ पे और एक स्ट्रेस यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में, ठीक है, तब ये जो स्ट्रेस का रेशो डिवाइडेड बाय इसके जो वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है, या फिर वॉल्यूम में चेंज आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, उसके रेशो को ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसके रेशो को हम लोग बोलेंगे बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन भी। ठीक है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, या फिर इसको तुम लिख सकते हो सिग्मा वी बाय डेल्टा वी। ठीक है, और इसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, हमारे यहाँ पे मैंने बोला था आपको, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, सबके यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, मतलब इसका तो कोई यूनिट है नहीं, ये तो स्ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस का यूनिट ही लगेगा हमारा कितना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। तो आगे वाले स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट में जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्या है, हमारा शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, तो शेयर मॉड्यूलस को हम लोग सी और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस तरह से हमारा यंग्स मॉड्यूलस जो था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हमारा ई जो था वो क्या था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस क्या था हमारा, स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसी तरह से हमारा जो सी होता है वो क्या होता है, टाउ बाय फाई होता है। ठीक है, मतलब टाउ बाय फाई मतलब क्या, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, और इन तीनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही बोल रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो टाउ मतलब शियर स्ट्रेस, फाई मतलब शियर स्ट्रेन। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो कि शेयर स्ट्रेस के सी जो है, ठीक है, मतलब शेयर मॉड्यूलस के वैल्यू है। जिस तरह से यंग्स मॉड्यूलस के मैंने कुछ वैल्यू दिए थे, स्टील, कॉपर और कास्ट आयरन के, यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि स्टील का शेयर मॉड्यूलस कितना है, 80 से 100 जीपी है, कॉपर का 30 टू 50 जीपी है, और कास्ट आयरन का 40 टू 50 जीपी है, वेरी करता रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, जो ये रेजिलियंस का है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेजिलियंस रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इससे रिस्पेक्ट आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुई है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिएगा, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और वीडियो ख़त्म करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय माय फ्रेंड्स।